हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल पाठ 2 का अगला भाग करेंगे। आज का हम लोग फर्स्ट हेडिंग देखेंगे दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति के दृष्टिकोण से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ एवं गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो आइए इसको मानचित्र में देखते हैं। यही जो बीच में भाग दिख रहा है, जो डार्क नीले कलर का है, यही नीले रंग वाला भाग त्रिभुजाकार आकृति में भारत का, दक्षिण भारत का पठार है और यही दक्षिण का पठार कहलाता है। यह दो भाग में बटा है। एक मध्य उच्च भूमि, इतना भाग मध्य उच्च भूमि है। इस मध्य उच्च भूमि का पश्चिमी भाग चौड़ा है और पूर्वी भाग संकीर्ण है यानी पतला है। और यह भाग, नीचे वाला यह भाग, यह दक्कन का पठार कहलाता है, जो इस सतपुड़ा की पहाड़ी से शुरू होता है उत्तर दिशा में और दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक हो जाता है। और यही बात अभी समझाया गया कि यह पूरा भाग त्रिभुजाकार है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है और यह 600 से 900 मीटर उठा हुआ है, ऊंचा है। इसका औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और आगे बताया गया कि इसके पूर्व में पूर्व की पहाड़ियां हैं और इसके पश्चिम में, ये पश्चिम भाग हो गया, इस पश्चिम भाग में पश्चिम की पहाड़ियां हैं। और इस तरह से दक्षिण के पठार को दो भागों में बांटा गया। एक मध्य उच्च भूमि, ये मध्य उच्च भूमि है, और दूसरा दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है। और यह पूरा का पूरा दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मध्य उच्च भूमि को। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो यह मालवा का पठार है। यहाँ पर ये मालवा का पठार है। पश्चिम में मालवा के पठार तक इसका विस्तार है। आगे बताया गया कि पूर्व में महादेव श्रृंखला तक है। तो ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, इधर ये महादेव श्रृंखला हो गया। और आगे बताया गया कि यह अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो यह अरावली हो गया, अरावली की पहाड़ी। और यह विंध्या रेंज हो गया, विंध्याचल, यहाँ लिखा हुआ विंध्याचल, ये विंध्या रेंज हो गया। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। इस अरावली के पश्चिम में, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, यह बीच में अरावली हो गई। तो इस अरावली के पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस पूरे मध्य उच्च भूमि में कुछ प्रमुख नदियाँ बहती हैं। उन नदियों का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यह दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हो गया, यह दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हो गया। और ये दक्षिण पश्चिम से, इस दिशा से, ये दक्षिण पश्चिम से यह उत्तर पूर्व की ओर इन नदियों का ढाल है। इन नदियों का ढाल किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। यही नदियाँ हो गई। ये चंबल नदी हो गई, यहाँ पर ये बेतवा नदी हो गई, ठीक है, और ये सोन नदी हो गई। इसी में यहाँ बीच में सिंध नदी भी है। आगे इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार को, इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो बिल्कुल सुदूर पूर्व, ये सुदूर पूर्व का हिस्सा हो गया।
और यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। और ये छोटा नागपुर का पठार दो नदियों की वजह से यहाँ पर तैयार हुआ है। यह क्षेत्र है दामोदर और स्वर्णरेखा नदियाँ। यहीं पर दामोदर और स्वर्णरेखा नदियाँ हैं जो बहते हुए जाकर इस बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ बताया गया। आगे तो यह प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य हिस्सा हो गया। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुड़ा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है। इस पठारी भाग में बहने वाली प्रमुख नदियाँ दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा हैं। इसका पश्चिमी मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है और इसे हम पात क्षेत्र कहते हैं। इस छोटा नागपुर पठार का जो मध्यवर्ती ऊंचा उठा हुआ भाग है, जहाँ से यह दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा नदियाँ गुजरती हैं, इस मध्यवर्ती पश्चिमी उठे हुए भाग 1100 मीटर वाले क्षेत्र को पात क्षेत्र कहते हैं। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूर्व में है और इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि यह जो पूरा क्षेत्र है विंध्याचल के दक्षिण में, यह क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग पश्चिमी मध्यवर्ती भाग जो 1100 मीटर ऊंचा है। दूसरा रांची का पठार जो 600 मीटर ऊंचा है। और तीसरा हजारीबाग का पठार जो 300 मीटर ऊंचा है और यह विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटियों का अर्थ होता है कि वो नदी घाटियां जो दो पहाड़ों के बीच स्थित है और जो पथरीली है, संकीर्ण रास्ता है, उबड़ खाबड़ है और वहाँ पर बहुत तेज़ ढलान है। तो दो पहाड़ों के बीच के संकीर्ण रास्ते को, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, कटीला क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है और जो उबड़ खाबड़ है और जो बहुत तेज़ ढलान वाला है, उस क्षेत्र को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसी भ्रंश घाटी से नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ बहती हैं। आइए इसको भारत के मानचित्र में देखें। यहाँ यह तापी नदी है और यह पतला लाइन, यह जो लाइन है, ये नर्मदा नदी है और यह ऊपर वाला विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे यह नर्मदा नदी है और इस नर्मदा नदी के ठीक नीचे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ठीक नीचे यहाँ पर तापी नदी है। तो यह तापी नदी भी इस सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियों के बीच बह रही है संकीर्ण रास्ते में। और यहाँ पर यह नर्मदा नदी भी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में बह रही है। तो यह दोनों नदियाँ पूर्व से बहते हुए पश्चिम में बहते हुए आकर इस अरब सागर में मिल जाती हैं और ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ बताया गया कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। आगे बताया गया कि अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर यह उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया। आगे दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं और आगे बताया गया कि अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर तक है और
दूसरी बात बताई गई कि यहाँ पर अरावली पर माउंट आबू है और माउंट आबू की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आइए अब हम लोग देखते हैं दक्षिण के पठार का दूसरा हिस्सा, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर तक है, किंतु पूरब और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। तो यह दक्कन का पठार हो गया। यह दक्कन का पठार हो गया और यह भी त्रिभुजाकार आकृति में है। यह पूरा का पूरा दक्कन का पठार, सिर्फ इतना हिस्सा जो उत्तर में सतपुरा की पहाड़ी से शुरू होता है और नीचे कन्याकुमारी तक विस्तार है। यह दक्कन का पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग आते हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश या पश्चिमी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ कर्नाटक का क्षेत्र हो गया और नीचे में थोड़ा सा भाग यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। तो इतना भाग इसमें आते हैं। केरल का भी कुछ भाग इसमें शामिल है और यह लावा के से बना है और यही बैसाल्ट चट्टान लावा से निर्मित हुआ है और यही गोंडवाना लैंड का मुख्य हिस्सा है। आगे बताया गया कि इसकी अनुमानित गहराई 2134 मीटर है। पूर्व और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है, यानी ये हो गया पूर्व का हिस्सा और इधर हो गया उत्तर का हिस्सा। तो पूर्व और उत्तर की तरफ इसकी गहराई कम है और इस दिशा में इसकी गहराई ज़्यादा है। और यह ज़्यादा कितनी है, तो 2134 मीटर तक है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है, लेकिन दक्षिणी भाग की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी 2695 मीटर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे, आइए इसको मानचित्र में देखते हैं। इसी पश्चिमी घाट की बात हो रही थी। यह पश्चिमी घाट तापी नदी के बाएं से शुरू होता है और यह लगभग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट तापी नदी के बाएं से शुरू होकर यहाँ कन्याकुमारी तक फैला है और इसकी लंबाई कुल 1600 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से इसकी लंबाई टोटल 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। आगे बताया गया कि यहाँ 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये 4 दर्रे कौन कौन से हैं, तो इनका नाम लिया गया थाल घाट, उसके नीचे भोर घाट, उसके नीचे पाल घाट और सबसे नीचे सिनकोटा। ये 4 दर्रे हैं। दर्रों का अर्थ हो गया 2 पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान जहाँ से एक ओर से दूसरी ओर जाना आसान हो, और ये पहाड़ी क्षेत्र होता है और पथरीला भूमि होता है। यहाँ से प्रकृति ने ही 2 पहाड़ों के बीच ऐसा क्षेत्र छोड़ा हुआ है, बनाया हुआ है, जिसे हम दर्रे कहते हैं। और इन दर्रों का इस्तेमाल लोग पहाड़ी के एक ओर से पहाड़ी के दूसरी ओर जाने के लिए करते थे, पहले भी और आज भी। तो ये 4 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा। आगे बताया गया कि यह आगे में इसका विस्तार नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा होता है और यहाँ पर यह पूर्व की पहाड़ी से मिल जाती है, पूर्वी घाट से मिल जाती है। आगे बताया गया कि नीलगिरी की पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है, जो यहाँ पर है दोदा बेटा,
और उसी दोदा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई हो गई 2670 मीटर, जबकि यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर सबसे ऊंची शिखर का नाम है अन्नामुडी। अन्नामुडी का ऊंचाई हो गया 2695 मीटर। तो इस तरीके से यह अन्नामुडी दोदा बेटा शिखर से लगभग 25 मीटर ऊंचा है, यानी 2670 मीटर दोदा बेटा है और 2695 मीटर अन्नामुडी है। तो पूरे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम हो गया अन्नामुडी, जो 2695 मीटर ऊंचा है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह बनता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम हो गया दोदा बेटा और यह 2670 मीटर ऊंची है। आइए अब हम लोग पूर्वी घाटी की पहाड़ियों के बारे में और यहाँ के पठारी क्षेत्र के बारे में देखते हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अधिक कटा छटा है तथा पहाड़ियों के रूप में उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलाई, पालकोंडा, तमिलनाडु में अन्नामलाई, पचामलाई, शिवराय, पलनी, वेलंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा पृथक हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ बताया गया कि इस पूर्वी घाट में कई पहाड़ियाँ हैं। उनमें से एक कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे कि उड़ीसा का महेंद्रगिरी या आंध्र प्रदेश का नलामलाई पालकोंडा या तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचमलाई, ये सब कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ये सारी पहाड़ियाँ एक दूसरे से अलग अलग कई नदियों से बटी हुई हैं। इनमें कुछ नदियों का नाम जैसे महानदी जो उड़ीसा में बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, ये सब नदियां हैं। और इन सभी नदियों के बीच दोआब क्षेत्र होता है। दोआब क्षेत्र का अर्थ हो गया दो नदियों के बीच की भूमि जो बहुत उपजाऊ होती है, घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है और यहाँ पे भरपूर संपन्नता होती है। तो उसी के बारे में बताया गया कि ये नदियाँ बहुत उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं और साथ में डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 दक्षिण का पठार देखा जो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जिसे हम मध्य उच्च भूमि कहते थे और दूसरा जिसे हम दक्कन का पठार कहते थे। आइए अब हम लोग देखें पॉइंट नंबर 4 तटीय मैदान। दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के दो बड़े भाग हैं, ये हैं पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है और इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित हैं। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है। इसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण होता है, विकास होता है। नदियों की तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कटा छटा है। आइए इसको हम लोग इस मानचित्र में देखें। यही है पश्चिम तटीय मैदान जो सिर्फ 10 किलोमीटर लगभग चौड़ा है और यह इस कच्छ से शुरू होता है और यहाँ कन्याकुमारी तक जाता है। यहाँ खंभात की खाड़ी है, इसे हम खंभात की खाड़ी कहते हैं और यह नीचे बहुत दक्षिण में कन्याकुमारी यानी कोमोरोन अंतरीप तक फैला हुआ है। 10 किलोमीटर चौड़ा ही क्षेत्र है और यह दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर का जो पश्चिम तटीय मैदान है उसे हम कोंकण तट कहते हैं
और दक्षिण का हिस्सा मालाबार तट कहलाता है। यहाँ देखिए मालाबार तट और यह कोंकण तट कहलाता है। आगे बताया गया कि नदियों की तीव्र गति होने के कारण प्राय सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वार नदमुख का विकास होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग एस्च्यूरी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पहाड़ी ढाल तेज है और यहाँ पर नदियाँ धीरे धीरे बहकर नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से बहते हुए आती हैं, तो नदी के मुहाने पर ये ज्वार नदमुख यानी एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। यानी चारों तरफ पानी ही पानी होता है और किसी एक तरफ ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, तो इसे हम ज्वार नदमुख कहते हैं। और इस तरह से इन नदियों द्वारा, इसका अर्थ कि जो भी नदियां इस पश्चिमी घाट में बहती हैं वो एस्च्यूरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक फैला है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। इस मैदान में तट के निकट फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे हम झील की संज्ञा भी दी गई है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। आइए इसको हम इस मानचित्र में देखते हैं। तो यह क्षेत्र पूरा का पूरा यह क्षेत्र पूर्व तटीय मैदान है और यह पूर्व तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। कहीं पर यह 160 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं पर यह 350 किलोमीटर चौड़ा है। आगे बताया गया कि इस पूर्व तटीय मैदान का उत्तरी हिस्सा गोलकुंडा का मैदान कहते हैं और इसके दक्षिणी हिस्सा को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे बताया गया कि इसमें कई नदियां बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और ये सब इधर के पठारी क्षेत्र के पश्चिम तटीय पठारी क्षेत्र के निचले हिस्से से नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद को बहाते हुए लाती हैं और इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इस मैदान के बिल्कुल समुद्र तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास डेल्टा का निर्माण हुआ है और यह बालुई क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का भी निक्षेप पाया जाता है, जो काफ़ी अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान को देखा। भारतीय मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नज़र आती हैं जो कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती हैं। यहाँ बालू के टिब्बों यानी टीले होते हैं और एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। उन्हीं बालू के अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहते हैं। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। यह भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। अब आइए इसको हम लोग इस मानचित्र में देखते हैं। यह राजस्थान का क्षेत्र है और इसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 644 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे यहाँ बताया गया कि यहाँ वर्षा वर्ष में 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब यह शुष्क प्रदेश है और
बालुई क्षेत्र इसीलिए यहाँ ज़्यादा है, कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आगे बताया गया कि यहाँ एकमात्र नदी लूनी नदी है जो यहाँ पर बनी हुई है, लूनी नदी, और यह इस गुजरात के कच्छ में आकर समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, द्वीप समूह। भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः 2 समूहों में हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिसके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप हैं। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग में हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया। तो इस द्वीप समूह में कुछ प्रमुख बातें यह हैं कि भारत के समुद्र सीमा में कुल 1256 द्वीप हैं। दूसरा जरूरी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572 है और इस 572 में सिर्फ 36 द्वीपों पर ही आबादी पाई जाती है, बाकी द्वीपों पर कोई आबादी नहीं होती है। आगे बताया गया अरब सागर में 47 द्वीप हैं, जिसमें लक्षद्वीप होता है, जिसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। यह 47 द्वीपों का एक झुंड है। आगे बताया गया कि कुछ बंगाल के आसपास गंगा सागर, कुछ महानदी, उड़ीसा के आसपास डेल्टा क्षेत्र में भी द्वीप हैं। फिर भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे बड़े द्वीप हैं। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक बहुत सारे द्वीप हैं। और इस तरह से बताया गया कि यह कुल सभी द्वीपों को मिलाकर हम बताएंगे कि यह कितने हैं, तो यह 1256 द्वीप हैं। आगे बताया गया कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यह 10 डिग्री चैनल से 2 भागों में बटा हुआ है। दोनों के बीचों बीच, अंडमान और निकोबार के बीचों बीच 10 डिग्री चैनल पार करता है और इस तरीके से यह दोनों का बीच का रेखा हो गया। आगे बताया गया कि इस निकोबार में सबसे दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे यह 2004 की सुनामी में डूब गया था, किंतु बाद में यह फिर से दिखाई देने लगा। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा है। इसका मतलब कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 11 डिग्री चैनल है और यह एक रेखा है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटती है। आगे बताया कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये प्रवाल निक्षेप से बने हैं। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ यह एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता लगा है कि बिहार में गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का भी भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार है। दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार ये भौतिक विविधताएं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार हैं। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।